आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की वो 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आधे घंटे में आपको समझाने वाले हैं। कौन कौन सी खबर रहने वाली है? तो पहली खबर होगी विशेष दर्जा और विशेष पैकेज को हम आपको समझाएंगे क्योंकि ये मांग उठाई गई है। दूसरी खबर मॉनसून सत्र का मुख्य एजेंडा जानिए, क्योंकि मॉनसून सत्र को लेकर क्या मुख्य एजेंडा रहेगा ये हम आपको समझाएंगे। और साथ ही नीतीश कुमार को शंकर के समर्थन के मायने समझिए। निर्दलीय विधायक ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया है, ये बताएंगे। हेमंत सोरेन को आंदोलन की चुनौती को समझिए और हेमंत के आंदोलन की चुनौती आपको हम समझाएंगे। और इसके साथ ही आभार यात्रा की सियासत को भी हम आपको समझाएंगे। हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालने वाले हैं, तो ऐसे में क्या है आभार यात्रा की पूरी तैयारी वो आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले संसद के सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज हुई और इस बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस बिहार को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। कांग्रेस ने भी जेडीयू की मांग का समर्थन किया है। एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा चर्चा में है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। हम लोग का ये जरूर है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिले, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो विशेष पैकेज जो है बिहार को मिलना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तर्क दिया है कि राज्य के विभाजन के बाद बिहार का संसाधन दूसरे राज्य में चला गया था। ऐसे में राज्य के विकास के लिए विशेष दर्जा जरूरी है। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हर बात पर सत्ताधारी दलों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी विशेष राज्य के मुद्दे पर जेडीयू की मांग के साथ खड़ी दिख रही है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा तुरंत मिलना चाहिए, उसी पर वोट मांगते थे लोग। सवाल है कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या है? क्या होता है बिहार के लिए मांगा जा रहा विशेष पैकेज? और क्यों बिहार के लिए विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की मांग की जा रही है? ये समझने के लिए न्यूज 18 ने आर्थिक मामलों के जानकार से बात की। इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। से अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए, और निवेश का सीधा संबंध विकास से है। विशेष पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। बिहार को विशेष दर्जा का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2012 में जेडीयू ने इसको लेकर एक बड़ा अभियान तक चलाया था, लेकिन अब तक कहा जाता रहा कि इस मांग को मानने में कई पेंच है। अब केंद्रीय बजट के पहले जेडीयू ने विशेष दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज ही देने की मांग कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब अर्थशास्त्री एनके चौधरी से विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का मतलब समझते हैं। जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होती है उसका 90% विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को ग्रांट के रूप में दिया जाता है, अनुदान के रूप में। आप जानते हैं अनुदान को लौटाने की जरूरत नहीं है और अनुदान पर कोई सूद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 10% उसमें होता है वो उसको लोन के रूप में, ऋण के रूप में दिया जाता है। स्वाभाविक है कि जो राशि उसको मिलेगी वो ऋण मुक्त होगी, वो ग्रांट के रूप में होगी, अनुदान के रूप में, तो इससे सहायता मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो
कर हैं उन करों में विशेष छूट होती है। स्वाभाविक रूप से इससे अपेक्षा की जाती है कि विशेष राज्य के दर्जा वाले राज्य को केंद्र से अधिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी। दूसरा, केंद्रीय करों में उसको छूट मिलेगी। इससे जो निवेश होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंसेंटिव मिलेगा उस राज्य में निवेश करने के लिए। और निवेश का सीधा संबंध विकास से है, निवेश का सीधा संबंध रोजगार से है और उस राज्य को आगे बढ़ाने से है। पैकेज विशेष राशि विकास के नाम पर, ऐसे विकासात्मक योजनाओं के नाम पर विशेष धनराशि का आवंटन विशेष पैकेज है। और अब ये जानना जरूरी है कि विशेष दर्जा क्या होता है जिसकी मांग हो रही है और विशेष पैकेज क्या होता है। आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा एक खास तरह का प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत राज्यों को कुछ खास छूट और सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके तहत केंद्र से मिलने वाली राशि का 90% अनुदान होता है, जबकि मात्र 10% की राशि पर ब्याज देना होता है। अनुदान मतलब ये कि वो पैसा केंद्र को लौटाने की जरूरत नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वो किसी तरह का कर्ज नहीं होता है, बल्कि एक स्टेट को सहायता होती है। विशेष राज्य के दर्जा मिलने पर केंद्रीय करों में छूट मिलती है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के साथ ही आयकर और कॉर्पोरेट कर में भी रियायत मिलती है। देश के सकल बजट का 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च होता है और ऐसे राज्यों को मिलने वाली धनराशि बच जाती है तो उसका उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और सरकार को फैसला लेना होता है। अब आप ये जानिए कि विशेष पैकेज क्या होता है। मतलब ये भी कहा जा रहा है अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं तो विशेष पैकेज ही दे दिया जाए। तो ये हम आपको समझाते हैं। राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार विशेष सहायता देती है। विकास की योजनाओं के लिए विशेष राशि का आवंटन किया जाता है। केंद्र सरकार अलग से विकास योजना दे सकती है जिसमें कि नए अस्पताल, नए शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसी राशि दे सकती है जो राज्य सरकार अपने हिसाब से विकास की योजनाओं को खर्च कर सकती है। मतलब यह कि विशेष पैकेज से राज्यों के विकास की गति को तेज किया जा सकता है। तो विशेष दर्जा और विशेष पैकेज क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। अब आप ये जान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा कितने राज्यों को है। फिलहाल भारत में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना भी शामिल है। विशेष दर्जा के लिए शर्त भी आप जान लीजिए। मतलब किन राज्यों को दिया जा सकता है, क्या शर्तें हैं। तो वे राज्य जहां पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो, राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हो, जनसंख्या का घनत्व काफी कम हो या फिर जनजाति आबादी की संख्या ज्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व काफी कम हो, बुनियादी ढांचे का अभाव हो और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा राज्य हो। अब बिहार को क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? तो साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों बिहार और झारखंड में अलग अलग कर दिया गया था। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग हो जाने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे ताकि बिहार की गाड़ी को और तेजी से आगे दौड़ाया जा सके और ये मांग एक बार फिर से उठाई गई है। बजट अब पेश होना है, ऐसे में देखना होगा केंद्र सरकार बजट में बिहार को क्या देती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी 22 जुलाई यानी कि कल से शुरू होने वाला है, जो 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी तैयारी को देखते हुए इस सत्र के भी हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।
5 दिन के मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट के साथ कई राजकीय विधेयक और कार्य के साथ कई गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे। कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल के 5 दिन के मॉनसून सत्र में क्या क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं, वो भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 22 से 26 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है। 22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में इस पर 25 को मुहर लगेगी, जबकि विधान परिषद में इसे 26 जुलाई को पारित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। उस दिन यानी 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय और अनराजकीय कार्य होंगे। विधान परिषद में 23 को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा में 25 को अनुपूरक बजट पर बहस और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के अंतिम दिन यानी 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बिहार में क्राइम कंट्रोल सरकार से नहीं हो रही है, तो इस सब की सवाल को सदन और सदन के बाहर में हम लोग उठाने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आपसे अगर सरकार नहीं चल रहा है तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मॉनसून सत्र के दौरान कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, पुल गिरने की घटनाएं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जिसे मुद्दा बना रहा है, सरकार उन मामलों में पहले से ही कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, कल से मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है। इसके क्या मुख्य एजेंडे हो सकते हैं, आपको ये समझाते हैं। सदन में सरकार की तरफ से स्वीकृत विधेयक पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के ऊपर सदन में चर्चा भी होगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा की जाएगी और विनियोग विधेयक सदन में पेश होगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सदस्यों की तरफ से गैर सरकारी संकल्प भी लाए जा सकेंगे। हालांकि समझने वाली बात यह भी है कि विपक्ष हर सत्र की तरह इस सत्र को भी हंगामेदार बनाने की तैयारी में है। विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा सकता है, पुल टूटने और पेपर लीक को भी मुद्दा बना सकता है और सरकार को भरसक घेरने की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से होगी। लेकिन सत्ता पक्ष की भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की पूरी तैयारी है, यानी कि सवाल जवाब के साथ ये सत्र भी हंगामेदार रह सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की करेंगे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर दी और उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्य से काफी प्रभावित हैं और इसीलिए नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते ये हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक शंकर सिंह। वही शंकर सिंह जिन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरकर रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रण जीत लिया। रुपौली में सत्ताधारी जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को जीतकर शंकर सिंह ने पूरे बिहार का ध्यान खींच लिया। आज वही शंकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और सीएम को समर्थन का भरोसा दिया। तो अब आपका समर्थन अब साथ तुम कहीं देंगे ना आप? देखिए, जो हम विकास के साथ हैं, जो विकास करेंगे उसके साथ रहेंगे। शंकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। शंकर सिंह ने साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के विकास कार्य से प्रभावित होकर साथ उनके खड़े हैं। 2005 से पहले अपराध बढ़ा हुआ था और नीतीश कुमार
जी जब से मुख्यमंत्री बने 2005 में तो अपराध में भी गिरावट आया, विकास तो हुआ है, इसको आप झुटला नहीं सकते, विकास हुआ है तो हम विकास के साथ हैं। शंकर सिंह की सरकार का समर्थन और सीएम नीतीश की जमकर तारीफ करने से जेडीयू के नेता भी काफी गदगद हैं। जो आदमी विकास करता है वो हर आदमी उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए हम लोग गया मिलने, बहुत अच्छा मिलने का माहौल था। आपको बता दें कि रुपौली सीट पहले जेडीयू के पास ही थी। बीमा भारती के अलग होने के बाद विधानसभा में जेडीयू की एक सीट कम हो गई थी। अब शंकर सिंह के समर्थन के बाद विधानसभा में सत्ताधारी दल की स्थिति मजबूत हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप सीएम नीतीश कुमार को शंकर सिंह के समर्थन के मायने को समझिए। रुपौली विधानसभा सीट पहले जेडीयू के पास ही थी। बीमा भारती के अलग होने के बाद एक सीट की कमी हो गई थी। चूंकि बिहार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसे में शंकर सिंह के समर्थन के बाद सत्ता पक्ष की स्थिति पहले से मजबूत हुई है और विपक्ष को झटका लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि रुपौली में निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने जीत दर्ज की थी और अब वो नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार की चुनौती अब बढ़ गई है। राज्य में सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी आंदोलन के रास्ते पर आ गए हैं और पुलिस की लाठी भी उन्हें पीछे हटाने में सफल साबित नहीं हो रही है। अब ऐसे में बीजेपी ने ऐसे आंदोलन का समर्थन कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अगले कुछ महीनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने बिसात बिछा दी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार की चुनौती बढ़ गई है। सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि मनरेगा कर्मियों ने भी आंदोलन पर जाने की घोषणा कर दी है। हर किसी के आंदोलन में स्थायी समायोजन, वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा तक शामिल है। हालात ये हैं कि आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस को लाठी और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ रहा है। बावजूद इसके सीएम आवास का घेराव करने में आंदोलनकारी सफल साबित हो रहे हैं। तो हम लोग का नाम था कि इस पर बैठ के आप थोड़ा सा गहराई से सोचिए कि 7 वर्षों में यदि हम ड्यूटी किए तो यदि कुछ हमारे प्रति सहानुभूति है तो ऐसा हो कि तनी दूज उनका रोटी मिल सके। और इसमें कम से कम पुलिस है तो वर्दी सरकार दे और कम से कम भोजन दे। माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा पहल नहीं किया गया और वेतनमान में एक कदम भी नहीं बढ़ा है। हम लोग का एक ही मांग है, मुख्य मांग 20 वर्षों से जो एक ही विद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं, पूरा समान काम का समान वेतन चाहिए और वेतनमान के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच शुरू हुए आंदोलन को बीजेपी स्वाभाविक बता रही है। बीजेपी का मानना है कि जेएमएम ने सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, किसान, नौजवान, महिला हर किसी को ठगने का काम किया है। देखिए, ये सरकार के कुकृत्यों का परिणाम है। 4.5 वर्षों तक जो सरकार ने जनता के साथ किया है, युवाओं के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, जितने चाहे पारा शिक्षक हों, सहायक पुलिसकर्मी हों, संविदा कर्मी हों, किसान हों, मजदूर हों, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको किसने ठगा नहीं है। सरकार पूरी तरह से इनके मांगों को लेकर के गंभीर है और उसको बहुत तरीके से भी टेकल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि वार्ता का भी दौर जारी है। लगातार वार्ता के माध्यम से उनकी बातें सुनी जा रही है। तो अगर सरकार गंभीर नहीं रहती तो इनकी बातें नहीं सुनने का काम होता। राज्य सरकार से नाराज कर्मियों के आंदोलन ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीजेपी इस मामले में खुलकर आंदोलनकारियों के पक्ष में है, जबकि सत्ता पक्ष जायज मांगों को पूरा कर विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन को खत्म करना चाहती है। रांची संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।